चलिए, नमस्कार। सबसे पहले एक बार महेंद्र जी से बात करते हैं। जी, महेंद्र जी, आपने हैंड राइज़ किया है, कुछ सवाल हो तो पूछिए। जी। जी, जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, बताइए सर। थायराइड सबको है। इस दुनिया में कोई आदमी नहीं है जिसको थायराइड नहीं है। आप ये बताओ कि हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है? थायराइड सबको है, किडनी सबको है। हुँ? अच्छा, अभी डालिए आप। हेलो? हाँ, अभी रिपोर्ट अभी डाली है आपने? हेलो? रुकिए, रुकिए। एक एक मिनट रुकिए। मेरे को लग रहा है क्यों आवाज़ कटी-कटी आ रही है। उम, अ, जी, ये तो देखा था मैंने। अभी आपके सामने है क्या वो सारे लोग? हेलो? हेलो? अभी हैं लोग क्या वो आपके सामने? अगर आपके सामने हैं तो एक बार वीडियो पे दिखाइए, अगर नहीं है तो क्या-क्या दिक्कत है ये बता दीजिए फिर से एक बार। अच्छा। अच्छा, ये बिटिया को क्या दिक्कत है? अरे महेंद्र जी, सुनिए। ये इसको कहते हैं जुवेनाइल हाइपोथायरायडिज्म। जब किसी औरत के पेट में बच्चा आ जाता है तो दूसरे महीने से लेके छठे महीने तक ऐसा हो जाता है, क्योंकि अब क्या है, थायराइड तो उतना ही काम कर रहा है जिनकी बॉडी को जरूरत है। अब बच्चा आ गया तो उसके लिए तो अलग से काम करना पड़ेगा ना। तो वो उसका थायराइड काम कर नहीं पाता है। तो देखो, प्रेगनेंसी के टाइम में अगर हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है, टीएसएच बढ़ा हुआ है या T3 बढ़ा हुआ है या T4 बढ़ा हुआ है, ये टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, अगर डिलीवरी हो जाए और डिलीवरी होने के बाद भी 3-4 महीने बाद भी इनका दिखे कि टीएसएच बढ़ा हुआ है या T3 T4 बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है। प्रेगनेंसी में बढ़ना कोई गड़बड़ नहीं है, ये होता है। हाँ, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे पहले डॉक्टर कहते थे कि हाँ अभी आप खुशखबरी है, माँ बनने वाली हो, जाओ मजे करो। और अभी डॉक्टर क्या कहते हैं कि खुशखबरी है, माँ बनने वाली हो, कुछ मत करो, जाके चुपचाप बेड पे सो जाओ। तो ये दोनों में
बात आती है, पहले के डॉक्टर कहते थे कि खुशखबरी है, माँ बनने वाली हो, करो जो करना है। बस वजन एक एक चीज़ है, पहले के टाइम में क्या करते थे, जैसे पानी में बाल्टी एकदम पानी से भरी हुई है, वैसा वजन नहीं उठाना है, कोई हैवी वर्क नहीं करना है। लेकिन ये जब से स्टार्ट हुआ तब से आप देखोगे, ये सिजेरियन डिलीवरी ज्यादा होती है। मैं तो कहता हूँ सिंपल सी एक बात है कि अगर कोई भी महिला माँ बनने वाली है तो उसको कम से कम इतना तो करना चाहिए कि अपने घर में पानी आ रहा नलके से तो बाल्टी भर दे, उठाने की जरूरत नहीं, बस भर दे। खाना बनाना है, जरूरी नहीं मैं आटा गूंथूं, लेकिन उसको बेल के रोटी तो बना सकती हूँ, सेक तो सकती हूँ। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, पहले होता था ना कि सब कुछ करो, अभी होता है कुछ मत करो, चुपचाप 9 महीने माँ बनी रहो, और जिस दिन बच्चा होने वाला रहेगा उस दिन मेरे पास आना, 35,000 रुपये देना, मैं सिजेरियन करके पेट काट के बच्चा निकाल दूंगा। यही एक चीज चल रहा है। तो सिंपल सी बात है कि सिंपल सी यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, देखो प्रिकॉशन तो है। सिंपल सी एक बात है कि हमारे शरीर पे एक 3 किलो या 4 किलो का वजन बांध दिया जाए और उसके बाद कहा जाए दौड़ो, तो जाहिर बात है हम पहले जितना दौड़ते थे उतना नहीं दौड़ पाएंगे। तो समझने की बात है, महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके बॉडी वेट में, आपको पता नहीं होगा, हर रोज 50 ग्राम बढ़ता है। और ये शुरुआत के 4 महीने, 4 महीने के बाद तो हर रोज वो आधे किलो के हिसाब से बढ़ता है। और उतना वजन आपके पीठ पे या पेट पे बांध दिया जाए, आपको कहा जाए कि सब काम करो, नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी एक महिला करती है, तो ये करते रहना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो काम है, मतलब बैठ के साग काट दिया, अ, जो भी सब्जी काट दी, लहसुन छील दिया, ये सब जो घर के छोटे, थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया, हाँ। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि वजन वाला सामान नहीं उठाना है और आगे की तरफ झुकना नहीं है। इसको छोड़ करके बाकी जितने काम है वो करे तो अच्छा रहेगा। और आपको लिए एक बात बता रहा हूँ, एडवांस जेनेटिक ट्रीटमेंट आपको पता है? उसमें 3 फार्मूले हैं, पहला है जीन्स 1, जीन्स 2 और फिर जीन्स 3, ऐसा 3 फार्मूले मिला के एडवांस जेनेटिक ट्रीटमेंट है। बस यही देना है। सुनिए सुनिए, हाँ यही बता रहा हूँ, यही देना है इनको। और और जब 7वां महीना पार हो जाएगा उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। प्रेगनेंसी के 7 महीने हो जाए उसके बाद कुछ भी नहीं करना होता है। कि कभी ऐसा हो रहा है कि सर 7 महीने हो गए, उसको थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग आ रही है, तो ठीक है, ब्लीडिंग आ रही है, उसको रोकने के लिए हम 4 थायराइड दे सकते हैं, लेकिन बाकी कुछ नहीं दे सकते हैं। कोई कोई कहता है कि अभी 7वां महीना हो रहा है और उनको पेट में दर्द होना शुरू हो गया, तो उसके लिए 30 मिनट वाला दे सकते हैं, लेकिन छठे 7वें महीने के बाद बाकी कोई हैपरिन वगैरह हो गया या कोई भी जो फॉर्मूला हो गए, ये नहीं देना है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। 7 सात 7 महीने, सुनिए सुनिए एक बात बता, 7 महीने तक उनको एकदम हेल्दी वेल्दी रखना, ये हमारा काम है। 7 महीने के बाद अगले 2 महीने इनकी जिम्मेदारी है। तो इनकी जिम्मेदारी में दो चीज बता रहा, सुनिए डाइट के मामले में दो चीज बता रहा हूँ, इनको बता दीजिए। सुबह जैसे ही सो के उठते हैं, कोई भी कच्चा चीज हो गया, जैसे खीरा है,
लौकी है, टिंडे हैं, तोरी है, कुछ भी उसको मिक्सी में पीस के और उसका आधा कप दूध निकाल के उसको पी लेना है। और रात को खाना खाने के बाद ये बीच बीच में आपका वीडियो, हाँ ये बीच बीच में आपका वीडियो। हाँ पहला तो हो गया सुबह वाला, कोई भी कच्ची चीज हो उसका थोड़ा सा जूस निकाल के आधा कप इनको दे देना है। और रात को खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद मतलब 1 कप दूध। अब दूध वो ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल गर्म होना चाहिए, एकदम ऐसा नहीं कि बिल्कुल गर्म होना चाहिए और ऐसा भी नहीं कि एकदम बिल्कुल फ्रिज का होना चाहिए, चिल्ड, नॉर्मल। हाँ, क्योंकि देखो प्रेगनेंसी के टाइम में माँ से ज़्यादा बच्चे को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। क्योंकि आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है पहले तो वो एक स्पर्म जाता है, फिर सिर बनता है, स्पाइनल कॉर्ड बनता है, फिर ये वो हार्ट बनता है, किडनी बनती, सब कुछ बनता है, लेकिन हड्डी सबसे बाद में बनती है। और वो हड्डी के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। और उसके लिए पहले के जमाने में माँ क्या करती थी कि अपना दूध पिलाती थी। अभी तो वो फैशन खत्म हो गया है दूध पिलाने वाला। ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। तो एक चीज ये भी कोशिश करें कि उनके भोजन में कैल्शियम वाली चीजें जितना अधिक से अधिक हो सके वो प्रदान करने की। और उसके लिए सबसे अच्छा एक चीज बताता हूँ मैं। ये आपको सिंघाड़ा पता है? वो तिनकोना होता है पानी के अंदर, सिंघाड़े का आटा मिलता है। वो जिधर पूजा पाठ का सामान मिलता होगा ना, सेंधा नमक ये वो, सिंघाड़े का आटा है। इनको बताइए कि क्या का आटा। अच्छा उधर गोटू बोलता। अच्छा हमारे इधर सिंघाड़ा बोलते हैं, वो 3 कोने होते हैं, बहुत नुकीले नुकीले। हाँ तो उसको मतलब आटे को या तो हफ्ते में एक बार हलवा बना के खा लें या रोटी बना के खा लें। कैल्शियम खाना इनको बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो अगर कैल्शियम की कमी होगी माँ के बॉडी के अंदर तो वो बच्चे में भी होगी। ठीक है, तो जो पहला ट्रीटमेंट मैंने बताया एडवांस जेनेटिक ट्रीटमेंट जिसमें तीनों है, वो आपने करना है। और खाने में इनको बता दीजिए कि हफ्ते में कम से कम एक बार वो सिंघाड़े का जो आटा होता है ना, कैसे भी रोटी बना के खा ले या हलवे बना के खा ले या कुछ भी करके एक बार वो खा लेना है। बस आगे किसी चीज की टेंशन नहीं रहेगी। डॉक्टर तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनको बोलने दीजिए। बस ये 2 काम कर देंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्या चीज? नहीं, जीन्स चेंज तो उसका एक हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है एडवांस जेनेटिक है। उसमें 3 ट्रीटमेंट है। अभी सुनो, पहला है जीन्स ट्रीटमेंट वन, उसको कहते हैं ब्लैक ट्रीटमेंट भी कहते हैं। दूसरा है वो ओल्ड, उसको क्या बोलते हैं, ओल्ड फॉलिक ब्लैक, जिसमें वो सारा कुछ ऐसा है। वन तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको। चल ठीक है। तो बस वो इतना है। और जो मैंने बताया है कैल्शियम के डाइट के रूप में, और सिर्फ आपके लिए नहीं सभी को बताता हूँ। आप सभी के पास जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, अगर किसी में भी विटामिन D3 या कैल्शियम की डिफिशियंसी दिखाई देती है तो हम कहते हैं ना कि ये D3 का सप्लीमेंट है, कोल कैल्सीफेरॉल हफ्ते में एक दिन एतवार को धूप में बैठ के खा लो। मैंने भी कई लोगों को बताया है। तो हम लोग नॉर्मली ऐसा बताते हैं, लेकिन उसकी जगह मैं कहता हूँ कि हफ्ते में एक दिन
वो सिंघाड़े का आटा है, या फिर दूसरा चीज भी बताने जा रहा था। पहला तो आपको समझ में नहीं आया, दूसरा क्या बताऊं। दूसरा एक बात है, होता है मखाना। मखाना पता है? हाँ। तो हफ्ते में एक बार, या तो वो सिंघाड़े से बना हुआ कोई चीज है, उनको कहिए ग्रहण करने के लिए, या फिर मखाने की कोई चीज बनी हुई ग्रहण करने के लिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। और वो हाँ, अभी आप मिल गए। यही तीनों है। अब ढूंढो आपको ब्लैक ट्रीटमेंट क्या है, ओल्ड जींस क्या है, न्यू न्यू जींस तो आपको पता ही है, 8.6 WD8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो। इसके पहले ओल्ड जींस क्या है, ब्लैक ट्रीटमेंट क्या है, इसको ढूंढ लीजिए। नहीं मिले तो मेरे को मैसेज। ठीक है। और और दूसरी बात, हेलो, इधर वीडियो ऑन कीजिए, आप बीच बीच में बंद क्यों कर। हाँ, और एक बात, अगर जून महीने का एग्जाम कंप्लीट करना है तो प्रभु जल्दी से वो हिस्ट्री बना के रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। आपने भेज रखा था कि मेरे को देना है। क्या? हाँ, तो ऐसा ना हो कि 2024 की बात हो रही है और 2025 में डालो, फिर क्या फायदा? तो फिर तो 2025 ही होगा। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है। बिल्कुल। हाँ हाँ, बोलिए। आपकी वीडियो बीच बीच में बंद हो जा रही। हाँ, अभी देखिए वीडियो, रुकिए। बेटा, आपको मैं दिख रहा हूँ? नहीं, आप नहीं बोलिए उसको। ये सुनो सुनो, कैप 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 आपकी बहुत अच्छी। ले, कैप ही उतरवा दिया उन्होंने। बेटा, आपका नाम क्या है? मयंक। इधर देखो, इधर देखो। क्या नाम है? मयंक? फिर से एक बार बताओ। अच्छा, वरुण। ओहो।
महेंद्र जी एक बार वीडियो ऑन करके रखिए ना, कभी कभी उसकी वरुण की वीडियो आ रही है, कभी नहीं आ रही है, ऐसा हो रहा है। अ, हाँ अभी देखो दिख रही। वरुण, इधर देखो। अच्छा सुनो, मैं दि... आप चुप रहे क्या? मैं दिख रहा हूँ क्या बेटा? हेलो वरुण, मैं दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ? अभी देखो, दिख रहा हूँ? हैं? ठीक से देखो। पहुंच दिया, इसका मतलब दिख रहा हूँ। सुनो, अ, ये अंकल जो सामने बैठे हैं, एक बार इनको फोन पकड़ाओ। अ, ये इसके अंदर देखो, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है ये। एक्चुअली अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो अभी मैंने वीडियो ऑन किया, मैं दिख रहा हूँ। वरुण दिख रहा हूँ ना मैं? हेलो, दिख रहा हूँ? देखो, इसको समझ में आ रहा है कि मैं दिख रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कि मैं जो बात बोल रहा हूँ ये उसको ना समझ में आता हो, तो इसके लिए क्या करना है? मतलब ये ठीक है, जैसा है वैसा ठीक है। इसको एक सिंपल सा काम करना है। कोई भी एक ऐसा चीज जो स्कूल में ना पढ़ाया जाता हो, ऐसा कोई भी चीज है जो स्कूल में नहीं पढ़ा, जैसे मेरे को गाना गाना स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, डांस करना स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, बांसुरी बजाना स्कूल में नहीं बताया जाता है, पेंटिंग करना थोड़ा बहुत स्कूल में बताया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो ऐसा कुछ भी ये करना चाहिए। इसको एक बार करने दो, इसको रोक के मत रखो। वरुण, वरुण, तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुमको क्या करना वही करो। ये मम्मी पापा की और ये डॉक्टर साहब की बात मत सुनो। तुमको अगर लगता है कि मेरे को पेंटिंग करना है, पेंटिंग करो। तुमको लगता है कि मेरी तरफ नहीं देखना है, मत देखो। तुमको लगता है कि मेरे को डांस करना है, डांस करो। जो भी चीज तुमको अच्छी लगती है वो करो। और महेंद्र जी आपको भी बता रहा हूँ, ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट है। जब मैंने इसको एक बार कहा कि मेरी तरफ देखो और इसे देखा जितनी तेजी से, इसलिए बता रहा हूँ कि इसको कम मत समझो। ये कोई तो चीज एकदम बहुत जबरदस्त करेगा, लेकिन अपने को ढूंढना है कि ये क्या करेगा। हो सकता है पेंटिंग करने में ये एम ए हुसैन से आगे निकल जाए, चाहे कुछ भी चीज में। लेकिन हाँ, लोग कहेंगे अरे तुम्हारा बच्चा तो ऐसा है, कुछ कर नहीं सकता है, ये है वो है। ठीक है, 10 साल बाद देखेंगे ना कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो बस एक चीज ध्यान रखिए। अच्छा ये नॉनवेज वगैरह खाते हैं क्या? नाखून नहीं, नॉन वेज, मुर्गा मछली बकरा ये सब। हाँ, फिर तो बहुत बढ़िया है। और अगर मान लो बाद में जाने का खाने का प्लान भी बने, तो बच्चे को नहीं खिलाना है नॉन वेज, नहीं खिलाना है, पहला ये चीज ध्यान रखना है। और ट्रीटमेंट के बारे में तो हमने बात ही करी। दूसरा चीज एक काम करो कि जैसे उधर मतलब घर पे बना हुआ घी मिल सकता है क्या? एक तो डब्बे में आता है जो कंपनी बना के भेजती है, पतंजलि का। तो या तो एकदम एक बार सुनो सुनो, मोबाइल उसकी तरफ घुमाओ, बच्चे की तरफ। हाँ, हाँ, चलो ठीक है। ये मेरे को लगता है गाय का ज्यादा अच्छा।
हेलो। नहीं वरुण, बोलना नहीं, इधर देखो सिर्फ मेरी तरफ, बोलना नहीं है, इधर देखो। वाह, परफेक्ट। चलो ठीक है। महेंद्र जी, सुनो। अगर 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 गाय का घी मिल जाए, बनाया हुआ किसी घर का, वो कंपनी डब्बे वाला नहीं, घर का मिल जाए, तो जैसे दाल या सब्जी जो भी होती है उसमें आधा चम्मच मिला के खिला देने का। अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छा है। नहीं, मैं इसलिए भी बता दे रहा हूँ कि बाकी सब लोग भी सुन रहे हैं, अगर कहीं भी ऐसा हो सकता है कि गाय का घी नहीं मिल सकता है, तो वहां पे वर्जिन ऑलिव ऑयल आता है एक, वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो जैतून का तेल आता है। तो या तो दाल में या चावल में या सब्जी में कहीं भी आधा चम्मच वो मिला दीजिए। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो भी हमारे न्यूरॉन्स के साथ जुड़ी हुई है, चाहे हमारे दिमाग में दिक्कत हो, चाहे हमारे पेट में दिक्कत हो, चाहे हमारे पैर में दिक्कत हो, चाहे कहीं भी हो, अगर वो न्यूरॉन से जुड़ी हुई है तो एक चीज समझना, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के टिश्यू होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। जैसे हड्डियों के अंदर ऑस्टियो सेल्स होते हैं, वो बहुत हार्ड होते हैं, तो वो कैल्शियम से बनते हैं। लिवर के अंदर सेल्स जो होते हैं, ठीक है, हार्ड भी होते हैं और थोड़े सॉफ्ट भी होते हैं, तो हेपाटिक सेल्स कहलाते हैं। किडनी के अंदर वैसे ही होते हैं, तो वो रीनल सेल कहलाते हैं। तो हर जगह की कोशिका अलग अलग होती है। तो एक चीज समझना कि जो न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स पता है ना, दिमाग की जो सेल है, रीढ़ की हड्डी की जो सेल है, और इधर उधर की जो भी न्यूरॉन्स है, ये सिंपली फैट से बनती है, फैट से बनती है। ये 2 साल पहले मैंने एक बार 2022 में प्रितपाल जी का एक सेशन करवाया था बच्चों के ऊपर, कि जो सीपी चाइल्ड हैं, जो मेंटल रिटार्डेड हैं, तो उनको फैट, फैट मतलब उनको बकरा खिलाओ, मुर्गा खिलाओ, ये खिलाओ। तो खैर उन्होंने यही बात बोली कि उनको फैट देना है तो ये दो। मैं ये नहीं कहता कि फैट दो, फैट जरूरी नहीं है कि बकरा खाने से ही मिलेगा। ये सिंपल सी चीज है, हम अगर अपने खाने में अगर 4 बूंद नारियल का तेल मिला देते हैं ना, तो उससे हमें इतना फैट मिल जाता है कि हमें अगले 1 महीने के लिए फैट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलिव ऑयल तो आपने बहुत कर दिया, ऑलिव ऑयल एक बार खा लिए तो 1 महीने, मतलब 35 दिन किसी और फैट की जरूरत नहीं है। तो ये एक चीज है कि जहाँ भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दिखाई देता है, उनको कहिए कि जो भी खाना खाते हैं उसमें थोड़ा सा अलग से फैट मिलाया करें, क्योंकि न्यूरॉन्स जो है वो फैट से ही बनते हैं। बनते क्या है, देखिए न्यूरॉन्स तो ऐसा है कि जन्म के टाइम पे 100 थे तो अभी भी 100 रहेंगे, नए बनेंगे नहीं और पुराने मरेंगे नहीं। अब ये पता नहीं क्यों कहते हैं कि पैरालिसिस हो गया तो ये इतने मर गए, वो पोलियो हो गया तो इतने मर गए, इधर चोट लग गया तो इतने मर गए, मरते कोई नहीं है। जितने सेल हैं दुनिया में, जन्म लेता है वही मरता है। तो अभी तो न्यूरॉन सेल जन्म ले नहीं सकते तो मरेंगे कहाँ से। लेकिन हाँ, अभी वो उन्होंने काम करना स्लो कर दिया है, तो उसके लिए जो आपको मैंने जो जेनेटिक ट्रीटमेंट बताया उसको कंटिन्यू रखना है, और खाने में एकदम, मतलब सही तरह का जो फैट हो वो देना है, और बहुत ज्यादा नहीं, 1 चम्मच, आधा चम्मच। हाँ क्या? तो अभी सेशन खत्म हो जाए तो फिर मैं लिख दूंगा, बीच में कैसे लिखूं? चल, ठीक। ओके जी। आगे बढ़े मौर्य साहब, शिवचरण जी। जी, बताइए।
नहीं अभी सुनिए ना, अभी आपने वीडियो ऑन किया था, खाली पंखा दिख रहा था, आप तो दिख ही नहीं रहे थे। जी बताइए। जी। हम्म। अब फिर मैं, अब सुनिए, अभी फिर मैं बताऊंगा तो बहुत सारे लोग। अच्छा एक बात है, आप लोग ये जितनी भी क्लासेस होती है रिकॉर्डिंग में रखता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ, कमेंट किसी का नहीं आता है। मैं कहता हूँ कि कमेंट करो। मैं कई जगह गलत बातें भी बोलता हूँ, अभी जैसे आपने बताया, ये इतनी सारी बातें कि ये है ये है ये है। अभी उनको ट्रीटमेंट आपने क्या क्या दिया ये बताइए, फिर मैं बताता हूँ कि कमेंट क्यों नहीं करते हैं लोग। हम्म। हम्म। चलो, 1 पॉइंट लीवर तो ठीक है, ये अच्छी बात है। इसके पहले आपने वेटर प्लस न्यूगॉल दिया और फिर कार्डियक ट्रीटमेंट दिया। हम्म। तो इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, दिल में कुछ। हाँ तो वो हार्ट की प्रॉब्लम है ना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो क्या जाके लीवर में जमा होगा, लीवर में जमा होगा तो फैटी लीवर हो जाएगा, किडनी में होगा तो स्टोन बन जाएगा। जब हार्ट में जमा होगा तभी वो कार्डियक अरेस्ट होता है। तो जब भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो वो जाके दिल में ही जमा होगा। तो जब दिल में जमा होगा तो उसके लिए तो कार्डियक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, पहली बात। अब दूसरी बात है कि दिल में जमा होके जाके वो जमा हो रहा है तो उसको रोके कैसे। तो अभी आपने मान लीजिए कि वेटर प्लस निवल कार्डियक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, इसमें दोनों चीजें अच्छी है। पहला तो कार्डियक ट्रीटमेंट है कि उधर जो जमा हो गया है उसको जल्दी से जल्दी वहां से हटाएं। और दूसरा है कि वेटर प्लस न्यूगॉल कि उधर दोबारा से जमा ही ना हो। दोनों काम करना पड़ेगा ना। तो वेटर प्लस, देखिए कार्डियक ट्रीटमेंट तो अपनी जगह ठीक है कि भाई इधर जो जमा हुआ है उसको बाहर निकालो, लेकिन हमें ध्यान ज्यादा किस पे देना है कि दोबारा से वहां पे जमा ना हो। तो जमा ना हो उसके लिए वेटर प्लस न्यूगॉल हमने दिया। अभी मान के चलिए कि मेरे को लगता है शायद 18-20 दिन हो गए होंगे देते हुए। ठीक है। अब ये भी देखना है कि किसी बंदे के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ क्यों रहा है। देखिए, हम मैंने एक डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो बना के भेजा था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पे है। उसमें क्या होता है ना कि जैसे हम खाते हैं तो 7 तरह की चीज हमारे पेट में जाती है, ओनली 7। हम खाते हैं हजारों तरह की चीज, लेकिन 7 चीजें हमारे पेट में जाती है। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, चौथा है विटामिन्स, पांचवा है मिनरल्स, छठा है पानी, और सातवां है फाइबर। अब ये फाइबर के ऊपर लोग ध्यान नहीं देते, ये फाइबर क्या होता है। तो चलो इसके ऊपर तो मैं अलग से क्लास लूंगा फाइबर के बारे में। तो सिंपल सी बात है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर जो मेरी बॉडी के अंदर कमी है, अब मेरी बॉडी के अंदर विटामिन B6 की कमी है और मैं चुकंदर खाए जा रहा हूँ। तो यार चुकंदर जाके तो आरबीसी बनाएगा, हीमोग्लोबिन बनाएगा, मेरा विटामिन B6 थोड़े बनाएगा। B6 खाने के लिए मेरे को हरा चीज खाना पड़ेगा, पालक खाना पड़ेगा, पत्ता गोभी खाना पड़ेगा, धनिया का पत्ता खाना पड़ेगा, मेथी का पत्ता खाना पड़ेगा, कड़ी पत्ता खाना पड़ेगा, नहीं जो भी हरा चीज है। मेरे साथ तो एक बार ये भी हुआ था, वो अरबी के पत्ते होते ना उसको मैंने खा लिया, मुंह खुजलाने लगा पूरा। लेकिन हाँ,
मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मेरी एज अभी 2024 चल रहा है, 29 दिसंबर को मैं 44 साल का होने वाला हूँ। अभी 43 प्लस हूँ। लेकिन एक बात और बता रहा हूँ कि आप कहीं भी किसी भी न्यूरोथेरेपिस्ट से बात कीजिए जो मेरी एज का हो और मेरे से ज्यादा फिट एंड फाइन हो, ऐसा नहीं दिखेगा। क्यों? ऐसा मैं ये नहीं बोलता कि मेरे को कुछ गुरुजी ने अलग से सिखा के भेजा था या जो भी कुछ, बट हाँ, एक चीज गुरुजी ने सबको बताई थी कि सुबह खाओ बकरी की तरह, दोपहर में खाओ लकड़ी की तरह, और रात को खाओ मुर्दे की तरह। मतलब सुबह तो एकदम बकरी जैसे दिन भर खाते रहती ना, खा लो जो भी मिल गया। सुबह उठता हूँ तो अपने अगल बगल जैसे वो कड़ी पत्ता है, नीम पत्ता है, कुछ गुलाब के पत्ते हैं, गुलाब के पत्ते उसमें लिखा हुआ नहीं था फिर भी मैं खा लेता हूँ। तो ऐसे 7-8 तरह के थोड़े पत्ते खा लिए। फिर दोपहर में अभी खाना खाने के लिए, तो अभी गर्मी के दिन है, तो अभी खाना खाने को मेरे पास आएगा तो उसमें जो भी हो, थोड़ा सा वो इमली पानी में रगड़ के और उसमें डाल लेता हूँ, खट्टा खट्टा होके गर्मी के दिन में एसिड की कमी हो जाती है। शाम को फिर कुछ खाता हूँ तो उसमें ऐसा चीज कोशिश करता हूँ कि भाई एकदम चिल्ड रहूं। तो अब शाम को तो खीरा नहीं खा सकता। जी। हेलो। कोई नहीं, तो रिकॉर्डिंग में वो सारा रहेगा, तो चलो वो खाने पीने की बात छोड़ो, तो अभी करना क्या है ये बताओ। आपको दिक्कत क्या हो रही है ये एक बार शेयर करो। देखो, अच्छा ये सिर्फ मौर्य साहब की नहीं, आप सभी ने देखा होगा, एक चीज है, कोई बंदा बीमार है कि नहीं है, ये कैसे पता लगाएंगे? तो सिंपली अगर किसी का ईएसआर चेक करते हैं, ईएसआर ठीक है, इसका मतलब कि वो बीमार नहीं है। ईएसआर गड़बड़ है, इसका मतलब कि वो बीमार है। तो पहला चीज जो आपने पूछा था मौर्य साहब कि ईएसआर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब उनकी बॉडी के अंदर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है ये नहीं पता चलेगा, ईएसआर का मतलब हो गया कि गड़बड़ है। अभी हमें और आपको ढूंढना है कि क्या गड़बड़ है। अभी सेकंड चीज बताओ, ईएसआर के बाद क्या बताया था आपने?